video we are going to discuss unit 2nd of BA 4th semester English, and this is the third part of this unit. Okay, so in the previous lectures we have discussed about the technology tools which we use in translation, or what are the types of technology tools. We have discussed all the types of tools and also about डिक्शनरीज, ग्लॉसरीज और मशीन या फिर ह्यूमन एडेड मशीन है, जितने भी हमारे पास मेनली 3 टाइप के टूल्स होते हैं वो भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी ये जो हमारा लेक्चर होगा ये यूनिट 2nd का फाइनल पार्ट होगा, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रांसलिटरेशन, व्हाट इज़ गूगल ट्रांसलेटर और व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ ट्रांसलिटरेशन. ओके, तो ये जो PDF है या मतलब जितने भी नोट्स हैं BA 1st, 2nd, 3rd या 4th सेम के किसी भी सेम के इंग्लिश, हिस्ट्री या पॉलिटी के नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा जो हमारी 4th सेम की इंग्लिश है उसका सिलेबस और जो भी हमारी यूनिट 1st की वीडियोस हैं वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो पहले आप वो दोनों लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसके बाद आपको इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा. ठीक है, तो डिक्शनरीज़ कितनी होती हैं, डिक्शनरीज़ के टाइप्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. ग्लॉसरीज़ क्या होती हैं, इंसाइक्लोपीडिया, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, यहाँ तक हमने यूनिट 2nd के जो 2nd वीडियो थी उसमें कवर किया था. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ विकीपीडिया. तो देखिए विकीपीडिया भी कुछ ऐसा मतलब कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, आप ऑलरेडी से अवेयर हैं, आप ऑलरेडी इसको यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करना है. सो विकीपीडिया इज कंसिडर्ड बाय मेनी इंटरनेट यूजर्स द बेस्ट वन एट द मोमेंट सिंस ऑल इट्स आर्टिकल्स आर रिटन बाय पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. है ना, कहने का मतलब है कि जो विकीपीडिया है उसको देखा जाए तो मतलब संसार में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं. उस पर जो भी आर्टिकल्स या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो भी क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा ही वहाँ पर मतलब अपलोड की गई है, उसी को आप एक्सेस कर पाते हैं. तो बहुत ज़्यादा हम इस पर रिलाई भी नहीं कर सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें या जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती है वो 100% सही होती है, फिर 100% वो कंप्लीट होती है. सो दिस में लेड टू एन एप्रोप्रिएट अजम्पशन ऑफ पुअर रिलायबिलिटी. तो यहाँ पे आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ लोगों के द्वारा ही आर्टिकल्स वहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं जिनको आप एक्सेस करते हैं. बट इन recent studies show that Wikipedia came close to Britannica in terms of accuracy of its entries. देखिए एक ऐप है Britannica, अगर मतलब आपने यूज़ किया है तो. अदरवाइज जब मैं इस PDF को टेलीग्राम पर अपलोड करूँगी तो वहाँ पे इस PDF के साथ में ही मैं इसकी भी कुछ डिटेल्स अपलोड कर दूँगी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा. बट धीरे धीरे जो विकीपीडिया है हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी उसके अंदर बढ़ती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी और जो भी उसकी एंट्रीज़ हैं, जो भी उसके आर्टिकल्स हैं, डाटा है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और रिलायबल होने लगा है, एक्यूरेसी उसमें आने लगी है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सिंस यूजर्स आर दी वंस हु क्रिएटेड और एडिट दी कंटेंट. बट फिर भी यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जो वहाँ पर डाटा है या नोट्स है या जो भी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की जाती हैं, एडिट की जाती हैं, जो भी कंटेंट वहाँ पे अपलोड किया जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स या कुछ भी आप कह लीजिए, जो भी टॉपिक्स, जितनी भी चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आती हैं उनको होल्ड करना या उनको एडिट करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी ह्यूमन के हाथ में होती है. तो फिर भी मतलब ये देखते हुए कि मतलब कुछ लोग हैं जो उसको कंट्रोल करे हुए हैं कि उनको क्या चीज़ें अपलोड करनी है, क्या चीज़ें वहाँ से हाइड करनी है, तो इसलिए वो 100% रिलायबल तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंसाइक्लोपीडिया. ठीक है, तो विकीपीडिया की छोटी सी डेफिनेशन है, आई होप आपको ये क्लियर होगी. इसका यूज़ वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा. नेक्स्ट हम बात करें गूगल ट्रांसलेटर या गूगल ट्रांसलेट क्या होता है. सो गूगल ट्रांसलेट इज़ नॉट एन ओपन सिस्टम बट इट इज़ पावरफुल एंड फ्री वेब ट्रांसलेशन सर्विसेज. ये एक वेब ट्रांसलेशन सर्विस की तरह ही है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं इजीली, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. क्विक टूल की तरह ये काम करता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब क्विक इस पर आपको फंक्शंस देखने को मिलते हैं. जैसे आप डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट या फ्रेजेस कुछ भी चीज़ें आप सर्च करते हैं तो गूगल ट्रांसलेशन काफ़ी एक्यूरेसी के साथ में आपको काम करके देता है विद इन फ्यू सेकेंड्स. मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम इसमें नहीं होता है. स्टैटिकल मशीन की तरह ही एक सिस्टम होता है विच वर्क्स बाय कंपेयरिंग पैरेलल टेक्स्ट एंड देयर ट्रांसलेशन इन मैनी लैंग्वेज. तो जो भी टेक्स्ट यहाँ पर आप अपलोड करते हैं, जो भी टेक्स्ट आप जिस भी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो ये आपको करके देता है. विद अ सफिशिएंट लार्ज training set the translate learn to translate text by example like any machine translate system. Google translation does not provide human quality translation. तो देखिए जितनी क्वालिटी आपको एक ह्यूमन से मतलब रिक्वायर होती है उतनी शायद आपको गूगल ट्रांसलेशन नहीं करके देता है. मतलब जैसे कि यूनिट 1st और 2nd में भी हमने डिस्कस किया था, आप जब भी गूगल की हेल्प लेते हैं या गूगल पर आप कुछ भी ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि हमने मोस्टली जो बात की है वो ईडियम्स की और फ्रेजेस की है कि ईडियम्स का मतलब जो भी ईडियम हमारे पास होता है उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है और उसके वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट होते हैं.
तो गूगल उन सेंटिमेंट से या उन वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग से या उन मीनिंग्स के जो मतलब फीलिंग्स आप डिस्क्राइब करना चाहते हो वर्ड्स या इडियम्स के थ्रू, उससे अवेयर नहीं होता है। वो सिंपल आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को कन्वर्ट करके देता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्रीस द पाम, या फिर इट इज़ नॉट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। काफ़ी सारे ईडियम्स हैं कि जब आप उन वर्ड्स के इंडिविजुअल मीनिंग देखते हैं तो वो कुछ डिफरेंट ही होते हैं, बट एज अ ईडियम आप उसको सर्च करते हैं तो आपको जाके उसका मीनिंग पता चलता है। तो गूगल ट्रांसलेशन एक ह्यूमन क्वालिटी तो आपको नहीं प्रोवाइड करा सकता है, बट जनरली इट इज़ डिसेंट इन यूज़। अप्रोक्सीमेटली आपको वही ट्रांसलेशन मिल जाता है ना। तो 100% तो एक्यूरेसी यहाँ पर भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ट्रांसलिटरेशन। ठीक है, तो ट्रांसलिटरेशन देखिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये, और आप बचपन से इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो जब भी हमने इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किया अपने करिकुलम में, या फिर मतलब जहाँ से भी आपने इसको सीखने की शुरुआत की है, तो इंग्लिश बोलना सभी के लिए शुरुआती तौर पर काफ़ी मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हम ट्रांसलिटरेशन की हेल्प लेते हैं। देखिए ट्रांसलिटरेशन का मतलब है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ। ट्रांसलिटरेशन में क्या होता है कि वर्ड्स का ना मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसे हम सिंपल बात करें तो हम कोई भी नाम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने इस नाम को लिखा। अब जिन लोगों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, जो इससे अवेयर नहीं है, उनको इसको पढ़ाने का तरीका क्या होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनकी जो फोनिक साउंड्स होती हैं वो पढ़ा दी जाती हैं, और फिर ये लिख दिया जाता है, और इसको वो इंसान बोल करके पता कर लेता है कि जो ये वर्ड इंग्लिश में लिखा है उसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे RAMAN लिखा है, तो आर को हम रे से डिनोट करते हैं, फिर रे की साउंड ये देता है, तो रे में ने रमन। तो इस इंग्लिश वर्ड के साथ में इसका ट्रांसलिटरेशन लिख दिया जाता है, जिससे वो इसको पढ़ पाता है ना। जैसे कि आपने इंग्लिश में मतलब हिंदी में जो 12 खड़ी होती हैं वो आपने पढ़ी होंगी। तो स्टार्टिंग में जब इंग्लिश सिखाई जाती थी स्कूल टाइम में, आपके जब भी करिकुलम में होती थी, तो यही ट्रांसलिटरेशन की हेल्प ली जाती थी। ठीक है, सो समटाइम ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, और वी डू नॉट ट्रांसलेट अ वर्ड टर्म और टेक्स्ट एज इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। देखिए इंग्लिश में ना काफ़ी सारे टेक्सेस, काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ट्रांसलेशन की नीड हमें नहीं है। वो सेम ऐसे ही प्रोनाउंस होते हैं जैसे वो इंग्लिश में होते हैं, वैसे ही वो हिंदी में होते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिनका अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखेंगे तो भी वो सेम एज हिंदी ही होता है। सिंपल जैसे किसी का भी नाम है तो उसका आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, वो ट्रांसलिटरेशन में ही प्रोनाउंस किया जाएगा। तो ये आपकी बेसिक सी डेफिनेशन हो जाएगी दैट ट्रांसलिटरेशन बिकम दी ओनली ऑप्शंस व्हेन यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट अ वर्ड और अ टेक्स्ट। जब आप किसी भी वर्ड को टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने में अवेलेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, या फिर वो वर्ड इतना कैपेबल या इतना सक्षम नहीं है कि उसको ट्रांसलेट किया जाए, तब आप ट्रांसलिटरेशन की हेल्प लेते हैं उसको प्रोनाउंस करने के लिए। ठीक है, so transliteration is a type of conversation of a term or a text from one script to another that involves swapping letters right while a translation is to convey the meaning। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको डिफरेंस बताया गया है ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन के बीच में, कि ट्रांसलेशन का मतलब तो होता है वो आपको मीनिंग कन्वे करता है, एक रिटन टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके समझाता है। बट जो ट्रांसलिटरेशन है वो क्या होता है, एक टाइप का कन्वर्सेशन है जिसको एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में लिख दिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए फॉरेनर्स आते हैं आपकी कंट्री में घूमने के लिए, यहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो उनको नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, तो जो हिंदी है उसी को अगर मैं ट्रांसलिटरेशन में या फिर इंग्लिश में, या जिस तरीके से आप व्हाट्सअप वगैरह पे चैट करते हैं तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं, तो सेम उस तरीके से लिख दिया जाए। मीन्स कहने का ये है कि ट्रांसलिटरेशन की हेल्प ली जाए और उनकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके वहाँ पे लिख दिया जाए, तो उनको वो चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, सो ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन में ये छोटा सा डिफरेंस है। ऑल्सो ट्रांसलिटरेशन और द ट्रांसलेशन टेल्स अस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ट्रांसलेशन आपको वर्ड्स का मीनिंग बताता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या मीनिंग है, वो बताता है। बट जो ट्रांसलिटरेशन है इट डज नॉट टेल यू एनी काइंड ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये आपको किसी भी तरह के वर्ड्स के मीनिंग से अवेयर नहीं कराता है। इट विल ओनली हेल्प यू टू प्रोनाउंस देम। ये केवल और केवल आपकी हेल्प करता है दैट हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है BUT बट, है ना, तो इसका अगर ट्रांसलिटरेशन किया जाए तो बै में मतलब ये जो बी है इसमें बै की साउंड होती है, और ये जो BUT है तो यहाँ पे टे की साउंड होती है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ तो जिनको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है वो इसको पढ़ करके उसको ईजिली प्रोनाउंस कर पाएंगे। ठीक है, तो मेनली प्रोनाउंसिएशन में आपको ये हेल्प करता है। अब इसकी यूटिलिटी की बात करें तो ट्रांसलेशन इज़ अ यूजफुल टूल फॉर एनी लर्नर ऑफ अ लैंग्वेज। अब किसी भी लैंग्वेज को सीखना जब स्टार्ट करते हैं तो वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए आप पंजाबी भी सीखना शुरू करते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप सीखना शुरू करते हैं, आपकी अगर वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो वहाँ पर ट्रांसलिटरेशन ही आपको हेल्प करता है। इंग्लिश स्पीकर्स हु आर लर्निंग रशियन, जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो रशियन, ग्रीक या कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो वो भी ट्रांसलिटरेशन की हेल्प लेते हैं।
और जैसे ट्रैवलर्स हैं या टूरिस्ट हैं जो ओरिएंटेड किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हैं बट वो किसी दूसरे पार्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनको इसी तरीके से ट्रांसलिटरेशन के थ्रू ही उनको समझाया जाता है, जिससे कि उनको थोड़ा सा वो ईजी रहता है। ठीक है, अभी जो ट्रांसलिटरेशन है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये स्टूडेंट्स के लिए। दे लर्न हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड at which they are getting like stuck or any kind of difficulties. So translation helps a student to pronounce word that at first look impossible to pronounce. मतलब जो भी वर्ड आपको पहली बार में देखने से लगता है काफ़ी ज़्यादा इनको प्रोनाउंस करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा है, और से दिखने वाले कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे आप ट्रांसलिटरेशन की हेल्प ले सकते हैं। तो किसी भी नए लर्नर के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, ट्रांसलिटरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल है। बिना ट्रांसलिटरेशन के कोई भी जो नया स्पीकर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा वर्ड को प्रोनाउंस करने में, और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस होगा, और काफ़ी एक लंबा प्रोसेस, एक लंबा टाइम उसको किसी लैंग्वेज को सीखने में लगे। Even if their teachers taught them how to say all of the words they came across, they would be stuck when they read a new one. देखिए मतलब कितना भी उनके टीचर्स उनको नए वर्ड सिखा लें, किसी भी तरीके से उनको बता दें कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, स्टिल दे विल स्टक। मतलब जब भी नई लैंग्वेज वो सीख रहे हैं फिर भी वो क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे काफ़ी सारे वर्ड्स पे। जब भी कुछ नया लेटर, नया वर्ड, अल्फ़ाबेट उनको मिलेगा वहाँ पे वो स्टक होंगे, तो उनके पास कोई भी वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है दैट हाउ द लेटर वर सपोज टू साउंड, कि वो जो लेटर है वो कैसे साउंड करता है, कैसे उसको प्रोनाउंस करना है। तो वहाँ पे ट्रांसलिटरेशन ही उनको हेल्प करता है। ठीक है, इसी के साथ में हमारी जो यूनिट 2 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो जो BA 4th सेम की इंग्लिश है उसमें हमारी यूनिट 1 और 2 अब मैं दोनों ही कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख पाएंगे, और ये जितनी भी PDFs हैं वो आपको सारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट 3rd से पहले मैं 1st और 2nd के कुछ MCQs अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में।